सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के अंदर सब कुछ है, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, सब कुछ। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफी करीब है, तो सब्सक्राइब कर दो। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में वांग हाओ की नींद खुली तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे याद आया कि कल रात उसने जमकर बियर पी थी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह अपने कमरे में नहीं बल्कि एक अजीब सी लेबोरेटरी में था, जहां चारों तरफ टेस्ट ट्यूब और रसायनों की महक आ रही थी। उसे लगा कि शायद उसके दोस्त उसकी खूबसूरती और काबिलियत से जलकर उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। पर असली झटका तो तब लगा जब उसने अपने हाथ देखे। वे हाथ किसी लड़की की तरह कोमल और छोटे थे। तभी वांग हाओ के दिमाग में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी पुरानी दुनिया से बहुत दूर एक ऐसी जगह आ गया है जहां टेक्नोलॉजी और साधना प्रणाली यानी कल्टीवेशन का अद्भुत संगम है। यहाँ लोग अपनी मुट्ठी से तारों को तोड़ सकते थे, लेकिन समाज का नियम बड़ा क्रूर था। ताकतवर ही राज करते थे और आम लोग सिर्फ गुलामी। अभी वह इन बातों को समझ ही रहा था कि उसके दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, जिसने बताया कि बड़ा खलनायक सिस्टम शुरू हो चुका है। सिस्टम का नाम सुनकर वांग हाओ को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन जब उसे न्यूबी गिफ्ट बैग मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इस बैग में उसे एक स्किल अपग्रेड कार्ड मिला जो किसी भी मार्शल आर्ट को पल भर में शिखर तक पहुंचा सकता था। इसके साथ ही उसे शरीर की ताकत बढ़ाने वाली लेवल 1 पोटेंशियल पिल, जादुई शक्तियों वाली वयाऊ की शक्ति और सबसे खास पुनरुत्थान स्वर्ण सिक्का मिला। यह सिक्का मरने के बाद उसे न केवल दोबारा जिंदा कर सकता था, बल्कि उसे 10 दिनों के लिए एक अजय देवता की शक्ति भी दे सकता था। वांग हाओ इन इनामों को देखकर इतना उत्साहित हुआ कि उसका मन बाहर जाकर चिल्लाने का करने लगा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। तभी सिस्टम ने उससे पूछा कि वह एक खलनायक के बारे में क्या सोचता है। वांग हाओ ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं होता, बस दुनिया अच्छे लोगों को पहचानती है और खलनायकों को नहीं। सिस्टम उसके जवाब से बहुत खुश हुआ और उसने बताया कि उसका काम वांग हाओ को एक ऐसा सजा धजा जानवर बनाना है जिससे दुनिया डरे और नफरत करे। शुरुआत में तो वांग हाओ ने अपनी शरीफ छवि का वास्ता देकर नाटक किया, लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम के एक्सचेंज स्टोर में ईश्वर स्तर की ताकतें देखी, उसकी लार टपकने लगी। वहां ऐसी चीजें थी जो पूरी आकाशगंगा को तबाह कर सकती थी और उनकी कीमत भी बहुत कम थी। वांग हाओ ने तुरंत अपना इरादा बदल लिया और मन ही मन तय कर लिया कि भले ही दुनिया उसे ना समझे, वो इन शक्तियों को हासिल करके ही दम लेगा। उसने बड़ी बेशर्मी से खुद को न्याय का चोला उठा लिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया। तभी लेबोरेटरी में वांग हाओ को एक लड़की के कराने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई ऐसी चीज देख रहा है जो उसे नहीं देखनी चाहिए। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां माय मैगमेंग नाम की एक प्यारी सी लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा नशे में धुत व्यक्ति की तरह लाल था। असल में वांग हाओ की इस नई दुनिया में एक बहुत बड़ी पहचान थी। वो अंतरतारकीय संघ के महान मार्शल वांग तियानी का बेटा था, जिन्हें दुनिया बिजली के राजा के नाम से जानती थी। 7 साल पहले उसके पिता एक सीक्रेट मिशन पर गए और 10 लाख सैनिकों के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इसके बाद वांग हाओ को रॉयल कॉलेज से निकाल दिया गया और वह वापस पृथ्वी के एक साधारण हाई स्कूल में आ गया। यहाँ वो एक ऐसा छात्र था जिसे कल्टीवेशन से ज्यादा दवाओं और फार्मेसी का शौक था। उसने अपनी गरीबी दूर करने के लिए एक ऐसी दवा बनाई थी जो लोगों में प्यार और आनंद जगा दे। लेकिन लेबोरेटरी में एक बोतल टूट गई और उसका धुआं फैलने से वह खुद और माय मैगमेंग दोनों ही इसके शिकार हो गए। वांग हाओ अभी माय मैगमेंग को देख ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और एक गुस्सैल लड़की शिया वेइवेई अंदर आ गई। वेइवेई मार्शल अप्रेंटिस के 8वें लेवल पर थी, जबकि वांग हाओ सिर्फ 4थे लेवल पर। उसने बिना कुछ सोचे समझे वांग हाओ के पेट पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह दीवार से जा टकराया। वेइवेई को लगा कि वांग हाओ उसकी सहेली के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वेइवेई दोबारा हमला करने बढ़ी, वांग हाओ के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। उसे गलतफहमी पैदा करने के बदले 200 विलन पॉइंट्स मिले। वांग हाओ समझ गया कि यहाँ शरीफ बनकर काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत अपने स्किल अपग्रेड कार्ड का इस्तेमाल किया। उसके पास बचपन में अपने पिता से सीखी हुई सिर्फ एक ही स्किल थी, लाइटनिंग स्टेप। सिस्टम ने पलक झपकते ही इस स्किल को इसके पीक यानी उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। अब वांग हाओ की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे पकड़ पाना नामुमकिन था। उसने तय कर लिया कि अब वह दुनिया की नजरों में भले ही बुरा बने, लेकिन इस खलनायक सिस्टम की मदद से अपनी किस्मत जरूर बदलेगा। वांग हाओ ने अपनी लाइटनिंग स्टेप का ऐसा कमाल दिखाया कि वो किसी परछाई की तरह शिया वेइवेई के हर हमले से बच निकला। वेइवेई हैरान थी कि हर वक्त लेबोरेटरी में रहने वाला यह दुबला पतला लड़का अचानक इतना फुर्तीला कैसे हो गया। वांग हाओ ने मौके का फायदा उठाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसने सिस्टम को भी दंग कर दिया। जैसे ही वो माय मैगमेंग के पास से गुजरा, उसने बेशर्मी से उसे गले लगाकर चूम लिया। इस हरकत पर सिस्टम ने उसे लिटिल वाइबक का अनोखा खिताब दिया। ये कोई मामूली खिताब नहीं था।
यह उन शातिर और चालाक लोगों के लिए था जो महिलाओं को अपनी बातों और हरकतों से सम्मोहित या परेशान करने में माहिर होते हैं। इस खिताब के मिलते ही वांग हाओ के पास ऐसी पावर आ गई कि उसकी एक गंदी और टेढ़ी मुस्कान ही किसी भी शरीफ लड़की को घबराहट और डर से भर सकती थी। जब वांग हाओ ने शिया वेवी की तरफ मुड़कर वही शैतानी मुस्कान दी तो वह ताकतवर एथलीट लड़की भी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। वांग हाओ वहां से भाग निकला, जबकि वेवई पीछे से उसे जेल भेजने की धमकियां देती रही। वांग हाओ को समझ आ गया था कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसे अपनी नैतिकता छोड़नी होगी। सिस्टम ने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि एक आदर्श खलनायक के लिए कम से कम एक बार जेल जाना तो अनिवार्य है और उसके लिए एक जेल गिफ्ट पैक भी तैयार रखा है। जब वांग हाओ सुरक्षित जगह पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल खत्म होने का वक्त हो चुका है। रास्ते में उसे पता चला कि कल स्कूल में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सिर पर थे और पूरी पृथ्वी के लाखों छात्रों में से सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को ही टॉप यूनिवर्सिटीज में जगह मिलने वाली थी। मुकाबला इतना कड़ा था कि आम छात्र रॉयल कॉलेज के रईस और ताकतवर बच्चों के सामने सड़क साफ करने लायक भी नहीं समझे जाते थे। वांग हाओ ने अपनी ठू खुजलाई और मुस्कुराया। उसे पता था कि अब उसके पास सिस्टम की ताकत है और वह इस कड़े मुकाबले को अपनी खलनायक चालों से पूरी तरह बदलने वाला है। वांग हाओ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह समझ चुका था कि उसके पिता जो कभी बिजली के राजा और महान मार्शल थे, उन्हें किसी गहरी साजिश के तहत गायब किया गया है। उसे रॉयल कॉलेज से अपमानित करके निकाला जाना भी उसी साजिश का हिस्सा था। वांग हाओ ने मन ही मन ठान लिया कि वह न केवल उस कॉलेज को धूल चटाएगा बल्कि उन रईसों को उनकी औकात भी याद दिलाएगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। चारों तरफ बदबूदार कपड़े और कूड़ा बिखरा था। उस बदनसीब पुराने वांग हाओ ने अपनी जिंदगी को नर्क बना रखा था। हालात इतने खराब थे कि उसके बैंक खाते में 500 युआन से भी कम बचे थे, जो आज के महंगाई के दौर में ना के बराबर थे। वांग हाओ समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह कल्टीवेशन शुरू करने से पहले ही भूख से मर जाएगा। बिना वक्त बर्बाद किए उसने वयाऊ की जादुई शक्ति का अभ्यास शुरू किया और अपनी लेवल 1 पोटेंशियल पिल निगल ली। जैसे ही उसने साधना शुरू की, उसके दिमाग में ज्ञान का समंदर उमड़ पड़ा। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि यह न केवल ऊर्जा को तेजी से सोखती थी बल्कि शरीर के आधार को भी पत्थर की तरह मजबूत बना देती थी। पूरी रात वह ध्यान में बैठा रहा और जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, उसके शरीर से एक जोरदार ऊर्जा की लहर निकली। वांग हाओ अब 5वें स्तर का मार्शल प्रशिक्षु बन चुका था। पृथ्वी जैसे कमजोर ग्रह पर एक ही रात में यह तरक्की किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने पुराने घर सम्राट जिंग को याद किया, जहां से उसे निकाला गया था। उसने तय किया कि वह वापस जाएगा और अपनी संपत्ति छीनने वालों को उनके अस्तित्व पर पछताने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन इसके लिए उसे पहले 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक में दाखिला लेना था, जिसके लिए आज की स्कूल मीटिंग बहुत जरूरी थी। रास्ते में चलते हुए उसने सिस्टम से विलन पॉइंट्स कमाने के तरीके समझे। पहला तरीका था दूसरों के मन में नफरत और गुस्से को जगाना ताकि वे उसके खिलाफ खड़े हों। दूसरा, खुलेआम बुरे काम करना। और तीसरा, ऐसी शातिर साजिशें रचना जिससे बड़े स्तर पर तबाही मचे। वांग हाओ को पहला तरीका सबसे आसान लगा। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आज से मैं वह निर्लज्ज इंसान बनूंगा जिससे दुनिया नफरत करेगी, लेकिन वही नफरत मुझे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाएगी। उसकी आंखों में एक पवित्र और अडिग चमक थी। अब यह दुनिया देखेगी कि एक असली खलनायक कैसा होता है। 11वें हाई स्कूल के गेट पर शिया वेवे और माय मैंग मैंग साथ साथ चल रही थी। वेवे कल रात की घटना को लेकर अभी भी गुस्से में थी और उसका मानना था कि वांग हाओ एक नंबर का लंपट और बेशर्म इंसान है। वहीं दूसरी तरफ माय मैंग मैंग का दिल पूरी तरह वांग हाओ के लिए धड़क रहा था। वो वेवेई को समझा रही थी कि कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक लैब एक्सीडेंट था और वांग हाओ भैया तो बस अपनी दवाओं से पैसे कमाकर और रिसर्च करना चाहते हैं। वेवेई गुस्से में मीट बन चबा रही थी क्योंकि उसे नाश्ता करने का भी समय नहीं मिला था। तभी उसे पीछे से किसी की घूरती हुई नजरों का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो वांग हाओ वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। दरअसल वांग हाओ रात भर की साधना के बाद बहुत भूखा था और उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। गरीबी और भूख के मारे उसे वेई के हाथ का मीट बन किसी खजाने जैसा लग रहा था। जैसे ही माई मैंग मैंग ने शर्माते हुए वांग हाओ का अभिवादन किया, वांग हाओ ने अपनी लिटिल ये बग वाली जादुई और शैतानी मुस्कान बिखेरी। उस मुस्कान का असर इतना खतरनाक था कि वेई वेई और मैंग मैंग दोनों किसी बिजली के झटके की तरह अपनी जगह पर जम गई। उनका दिमाग सुन्न हो गया और वे कुछ पल के लिए होश खो बैठी। वांग हाओ ने इसी मौके का फायदा उठाया, झपट्टा मारकर उनके हाथों से मीट बन छीने और स्कूल की तरफ भाग निकला। सिस्टम ने तुरंत उसे 200 विलन पॉइंट्स दिए क्योंकि उसने दूसरों के खाने की चोरी की थी। वांग हाओ को लगा कि उसने ना सिर्फ अपना पेट भरा बल्कि वेवे को उसकी बदतमीजी का सबक भी सिखा दिया। लेकिन जैसे ही वेवे होश में आई वो चिल्लाई, बेशर्म लंपट रुक जा। वेवे की आवाज सुनते ही स्कूल के गेट पर मौजूद दर्जनों छात्र वहां जमा हो गए। शिया वेवे स्कूल की सबसे मशहूर और खूबसूरत लड़की थी और उसके चाहने वालों की एक लंबी फौज थी। जब लड़कों ने सुना कि वांग हाओ ने उनकी देवी के साथ कुछ बेशर्मी की है तो उनका खून खौल उठा।
वे चिल्लाने लगे कि इस लड़के के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। एक साथ दर्जनों लड़कों को अपनी तरफ गुस्से में भागते देख वांग हाउ पहले तो चौंक गया, लेकिन तभी सिस्टम की घंटियां बजने लगीं। दूसरों की नजर में उनकी देवी का अपमान करने और सबका गुस्सा भड़काने के लिए उसे लगातार सैकड़ों विलेन पॉइंट्स मिलने लगे। वांग हाउ मन ही मन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि खलनायक बनकर पॉइंट्स कमाना वाकई कितना आसान और मजेदार है। अब उसे बस भागना था और इन दीवाने आशिकों को अपनी उंगलियों पर नचाना था। वैंग हाउ इस वक्त पूरी तरह हैरान था, क्योंकि उसके पास अचानक 2800 विलन पॉइंट्स जमा हो गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो सिस्टम ने उसे इतने पॉइंट्स दे दिए। तभी वहां शिया वेवे गुस्से में अपनी मुट्ठियां लहराते हुए आ धमकी। उसने चिल्लाकर वैंग हाउ से अपने पैसे वापस मांगे और धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसे मुक्का मार देगी। लेकिन वैंग हाउ भी कम नहीं था। उसने अपनी जेब से मीट बन निकाला और शिया वेवी के सामने ही उसे मजे से खाने लगा। वेवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने वैंग हाउ पर मुक्कों की बारिश कर दी। वैंग हाउ ने बहुत ही फुर्ती से अपना फुटवर्क इस्तेमाल किया और उसके हर वार से आसानी से बच गया। उसने वेवी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि अभी उसके पास पैसों की तंगी है और वह अगली बार उसे ट्रीट दे देगा। पर वेवी का कहना था कि जब भी उसके पास पैसे नहीं होते उसे बहुत गुस्सा आता है। वैंग हाउ ने उसे याद दिलाया कि वह कल भी ऐसे ही बवाल कर रही थी और आज भी वही कर रही है। तभी वेवी ने गुस्से में एक ऐसी बात कह दी जिससे पूरा माहौल ही बदल गया। उसने कहा कि कल की बात की वजह से वह पूरी रात करवटें बदलती रही और सो नहीं पाई और ये सब वैंग हाउ की गलती है। वैंग हाउ अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही माई मैंग मैंग भी वहां दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसने वेवी से कहा कि वैंग हाउ उसके लिए सही इंसान नहीं है। वहां मौजूद बाकी छात्रों ने जब ये बातें सुनी तो उनके दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। उन्होंने वेवी की बातों का गलत मतलब निकाल लिया कि शायद कल रात वैंग हाउ और वेवी किसी होटल में साथ थे और वैंग हाउ के पास किराया देने के पैसे भी नहीं थे। ऊपर से मैंग मैंग का लाल चेहरा देखकर सबको लगा कि वैंग हाउ एक साथ 2 लड़कियों को धोखा दे रहा है। देखते ही देखते वैंग हाउ सबकी नजरों में स्कूल का सबसे बड़ा नीच और विलेन बन गया। छात्रों की भीड़ उसे पीटने के लिए आगे बढ़ने लगी। इसी बीच सिस्टम की आवाज गूंजी कि सैकड़ों लोगों की नफरत और घेराबंदी की वजह से वैंग हाउ को 5000 विलन पॉइंट्स और मिल गए हैं। तभी स्कूल के प्रिंसिपल झोंगली वहां पहुंचे। उनकी नजर जब वांग हाउ के फुटवर्क पर पड़ी तो वह दंग रह गए। उन्हें पता था कि वांग हाउ को रॉयल कॉलेज से निकाला गया है, लेकिन उसका यह शानदार टैलेंट देखकर उन्हें लगा कि यह लड़का तो अपने पिता से भी बड़ा मार्शल आर्ट स्टार बनेगा। उन्होंने फौरन भीड़ को रोका और वांग हाउ और शिया वेववेई को पकड़कर स्टेज पर ले गए। सजा के तौर पर उन्हें पूरी मीटिंग के दौरान वहीं खड़े रहने को कहा गया। वांग हाउ को इस बात का कोई गम नहीं था। वो स्टेज पर बैठकर भी आराम से अपना मीट बन खाने लगा। उसने सिस्टम से पूछा कि आखिर उसे देवी का अपमान करने के इतने पॉइंट्स क्यों मिले, जबकि उसने तो वेवई को छुआ तक नहीं था। सिस्टम ने जवाब दिया कि लोगों के मन में अपनी पसंदीदा देवी के लिए जो पवित्र छवि होती है, वांग हाउ की हरकतों ने उसे ठेस पहुंचाई है, जिसे सिस्टम एक बहुत ही बुरा काम मानता है। वांग हाउ ने मन ही मन सोचा कि इन बच्चों की कल्पना शक्ति वाकई गजब की है। तभी प्रिंसिपल झोंगली ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह स्कूल की 140वीं प्री ग्रेजुएशन मीटिंग है और सबको स्कूल के गौरव वांगतियानी से सीखना चाहिए। जैसे ही वांगतियानी का नाम लिया गया, पूरा मैदान शांत हो गया। सभी छात्र सम्मान के साथ वहां लगी वांगतियानी की पत्थर की प्रतिमा को देखने लगे, जो न केवल स्कूल के लिए बल्कि पूरे संघ के लिए एक महान योद्धा की पहचान थे। 11वीं हाई स्कूल के मैदान में माहौल एकदम गरमाया हुआ था। जैसे ही प्रिंसिपल जोंगली ने घोषणा की कि इस साल 4 प्रमुख यूनिवर्सिटीज के लिए पंजीकरण प्रणाली यानी रजिस्ट्रेशन सिस्टम अपनाया जाएगा, छात्रों के बीच खलबली मच गई। सबको पता था कि इन यूनिवर्सिटीज में जाना मतलब करियर सेट होना है, जहां से निकलते ही सीधे मेजर जनरल जैसी रैंक मिलती है। लेकिन वहां तक पहुंचना लोहे के चने चबाने जैसा था। प्रिंसिपल जोंगली ने पास खड़े वांग हाउ का मन टटोलने के लिए उससे पूछा कि ग्रेजुएशन के बाद उसका क्या इरादा है। उन्हें उम्मीद थी कि वांग हाउ अपने पिता महान मार्शल वांगतियानी की तरह मार्शल आर्ट्स में अपना नाम रोशन करने की बात करेगा, लेकिन वांग हाउ ने जो जवाब दिया उसने सबके होश उड़ा दिए। वांग हाउ ने बड़े आत्मविश्वास के साथ दहाड़ते हुए कहा कि वह न केवल 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेगा, बल्कि सेना में प्रथम मार्शल बनकर पूरी दुनिया पर राज करेगा और बड़े बड़े रईसों को अपने कदमों में झुका देगा। उसकी यह बातें सुनकर प्रिंसिपल दंग रह गए। उन्हें लगा शायद ये लड़का सुपर हीरो वाली फिल्में कुछ ज्यादा ही देखता है। वहीं नीचे बैठे छात्रों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने उसे छोटा गोरा चेहरा कहा तो किसी ने उसे दिन में सपने देखने वाला पागल करार दिया। प्रिंसिपल जोंगली ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की और वांगतियानी की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए उनके जैसा बनने की सलाह दी। लेकिन वांग हाउ के आदर्श तो कुछ और ही थे। उसने बड़े गंभीर होकर कहा कि वह दुनिया में 2 तरह के लोगों की सबसे ज्यादा प्रशंसा करता है। एक वो जो फिल्म देखने के बाद हिलते नहीं और दूसरे वो जो फिल्म देखने के बाद भी हिलते रहते हैं। उसका यह अतरंगी जवाब सुनते ही पूरा स्कूल सन रह गया। शिक्षकों और छात्रों को समझ ही नहीं आया कि यह तारीफ थी या कोई भद्दा मजाक।
शिया वेवई ने तो उसे पास से घूरते हुए बेशर्म बदमाश तक कह दिया। इसी बीच वांग हाओ के दिमाग में सिस्टम की घंटियां बजने लगी। उसे अलग अलग गालियां और नफरत मिलने के बदले धड़ाधड़ पॉइंट्स मिलने लगे। देखते ही देखते उसके खाते में 1500 विलियन पॉइंट्स जमा हो गए। वांग हाओ मन ही मन खुश था कि बिना ज्यादा मेहनत किए सिर्फ अपनी बातों से ही उसने इतने पॉइंट्स कमा लिए। दूसरी तरफ प्रिंसिपल जोंगली को चिंता होने लगी कि मार्शल आर्ट्स का यह उभरता सितारा कहीं गलत रास्ते पर ना निकल जाए। उन्होंने तय किया कि वे वांग हाओ के पिता के पुराने गुरु से संपर्क करेंगे ताकि उसे सुधारा जा सके। लेकिन इस भीड़ में एक और शख्स था जिसकी नजरें वांग हाओ पर टिकी थीं। खेल के मैदान के पास जंगलों में छिपा झिंग जवान, जो डीवाई आतंकवादी संगठन का सदस्य था। वांग हाओ को बातें सुनकर काफी प्रभावित हुआ। उसे लगा कि वांग हाओ में एक पैदाइशी विलेन बनने के सारे गुण मौजूद हैं और वह उनके संगठन के लिए एकदम फिट रहेगा। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, वांग हाओ, अब मेरी नजर तुम पर है। स्कूल की मीटिंग खत्म होते ही वांग हाओ सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचा और अपना नाम चैलेंज एरिना के लिए दर्ज करवा दिया। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे स्कूल में टहलका मच गया। हर कोई हैरान था कि फार्मेसी का एक छात्र जिसकी साधना का स्तर यानी कल्टीवेशन लेवल केवल लेवल 5 है, वो उन धुरंधरों से कैसे लड़ेगा जो लेवल 9 या उससे भी ऊपर के उस्ताद हैं। छात्रों के बीच गपशप शुरू हो गई। कोई उसे घमंडी कह रहा था तो कोई उसे पागल। खासकर वीवी देवी के फैंस तो इस ताक में थे कि कब वांग हाओ अखाड़े में आए और कब वे उसे उसकी बदतमीजी का मजा चखाएं। लेकिन वांग हाओ को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह चुपचाप अपनी लैब में गया और वहां बदकिस्मत अंडे उसके असिस्टेंट द्वारा तैयार की गई पैशन नाम की दवा की 3 बोतलें अपनी जेब में रख ली। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, वरना वो भूख से मर जाता। इसी बीच उसने अपने सिस्टम से एक दमदार मार्शल आर्ट स्किल की मांग की। सिस्टम ने उसके 10,400 विलेन पॉइंट्स को देखते हुए उसे ख्यानहान हैंड औजार जादुई हाथ लेने का सुझाव दिया। इसकी कीमत 10,000 पॉइंट्स थी। ये एक ऐसी स्किल थी जो हाथों की गति को बिजली से भी तेज कर देती थी और लड़ाई के दौरान दुश्मन के सामने भ्रम पैदा करती थी। वांग हाओ ने भारी मन से अपने पॉइंट्स खर्च किए और स्किल को खरीद लिया। सिस्टम की खासियत ये थी कि स्किल खरीदते ही वांग हाओ को उसका पूरा ज्ञान और अभ्यास मिल गया, जिससे वह इस कला में सीधा मास्टर लेवल पर पहुंच गया। दूसरी ओर प्रिंसिपल जोंगली अपने ऑफिस में किसी सीनियर सू को कॉल कर रहे थे। उन्होंने उत्साह में बताया कि वांग हाओ एक ऐसा जीनियस है जिसने इतनी कम उम्र में लाइटनिंग पेस यानी बिजली की चाल की चरम सीमा हासिल कर ली है, जो उसके पिता भी इस उम्र में नहीं कर पाए थे। सीनियर सू भी यह सुनकर दंग रह गए और उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर आने का फैसला किया। प्रिंसिपल को लगा कि वांग हाओ उनके करियर का सबसे बड़ा सितारा साबित होगा और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अमर कर देगा। लेकिन तभी प्रिंसिपल की नजर खिड़की से बाहर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनका यह होनहार छात्र वांग हाओ स्कूल की दीवार से खुद कर क्लास से भागने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसिपल का सारा गर्व गुस्से में बदल गया और वे चिल्लाते हुए उसके पीछे लपके। अभी वांग हाओ दीवार पर ही लटका हुआ था कि अचानक शिया वेइवेई वहां प्रकट हुई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। पकड़ो पकड़ो, वांग हाओ स्कूल की दीवार फान कर भाग रहा है। वांग हाओ उसे देखकर दंग रह गया। उसने सोचा नहीं था कि यह छोटी लोरी यानी वेइवेई उसका पीछा यहाँ तक करेगी। अब वांग हाओ के सामने 2 मुसीबतें थी। पीछे से आते प्रिंसिपल और सामने चिल्लाती वेइवेई। स्कूल के मैदान में नजारा किसी फिल्म जैसा था। एक तरफ पूरी 11वीं कक्षा के छात्र वांग हाओ पर उंगलियां उठा रहे थे और दूसरी तरफ प्रिंसिपल जोंगली गुस्से में अपनी दाढ़ी फूंक रहे थे। वांग हाओ चुपचाप खड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था और तिरछी नजर से उस छोटी लोरी यानी शिया वेवे को देख रहा था, जिसने न केवल उसे पकड़वाया बल्कि 10 मीटर ऊंची दीवार से नीचे भी खींच लिया था। प्रिंसिपल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उनके स्कूल के इतिहास में आज तक किसी ने क्लास बंक करने की हिम्मत नहीं की थी। वहां मौजूद छात्राएं भी वांग हाओ के बारे में तरह तरह की बातें बना रही थीं। किसी को लग रहा था कि वह एक बिगड़ा हुआ लड़का है, तो कोई कह रहा था कि होटल का किराया चुकाने के लिए उसे पैसे कमाने बाहर जाना पड़ रहा है। वांग हाओ ने उनकी बातों पर कान नहीं दिया। लेकिन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी कि उसकी बुरे छात्र वाली छवि की वजह से उसे 3000 विलन पॉइंट्स मिले हैं। ये सुनकर वांग हाओ को लगा कि चलो, इन गपशप करने वाली लड़कियों का भी अपना फायदा है। प्रिंसिपल जोंगली अनुशासन बनाए रखने के लिए वांग हाओ को एक अनोखी सजा दी। उन्होंने बाहर से 15 मीटर ऊंचा एक विशाल पत्थर मंगवाया और वांग हाओ को हुक्म दिया कि वह इसे तराश कर अपने पिता वांग तियानी की मूर्ति बनाए। वांग हाओ का सारा प्लान चौपट हो गया। अब वह अपनी दवाइयां बेचने बाहर नहीं जा सकता था। हालांकि एक अच्छी बात यह थी कि प्रिंसिपल ने उसके लिए स्पेशल मील का इंतजाम किया था। यह कोई साधारण खाना नहीं था, बल्कि राक्षसों के मांस से बना शक्तिशाली भोजन था, जो किसी भी योद्धा की स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाने के लिए काफी महंगा और असरदार होता था। अगले 2 दिनों तक वांग हाओ पूरी लगन से छेनी और हथौड़े के साथ उस पत्थर पर मेहनत करता रहा। उधर स्कूल की बिल्डिंग से माय मैंगमैंग उसे उदास नजरों से देख रही थी। शिया वेवे ने उसे चढ़ाते हुए कहा कि उसे इस भेड़िए से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैंगमैंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वेवी को भी लगा कि वांग हाओ पहले जैसा शांत नहीं रहा, बल्कि काफी चुलबुला और बेशर्म हो गया है। तभी स्कूल में एक बड़ी हस्ती की एंट्री हुई।
यह थे तियानबे यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष सुमो। सुमो अंतरतारकीय संघ इंटरस्टेला यूनियन में एक बहुत बड़ा नाम थे और वांग हाओ के पिता के गुरु भी रह चुके थे। जब उन्होंने खिड़की से वांग हाओ को पत्थर की मूर्ति के पास बैठकर साधारण तरीके से खाना खाते देखा तो उनका दिल भर आया। उन्हें वह दौर याद आ गया जब वांगतियानी के गायब होने के बाद स्वार्थी रईसों ने वांग हाओ को नीचा दिखाने के लिए उसे रॉयल कॉलेज से निकाल दिया था। सुमो ने ही अपनी साख दांव पर लगाकर वांग हाओ की जान बचाई थी और उसे छिपकर पृथ्वी पर रहने भेजा था। अब सुमो ये देखने के लिए बेताब थे कि क्या वांग हाओ सच में अपने पिता से भी बड़ा जीनियस साबित होगा। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जब वांग हाओ एक अजय योद्धा बनकर वापस लौटेगा तो उन रईसों के चेहरे देखने लायक होंगे जिन्होंने उसे कभी धुतकार कर निकाला था। प्रिंसिपल ऑफिस में जोंगली थोड़े हिचकिचाते हुए सुमो को बता रहे थे कि वांग हाओ में प्रतिभा तो बहुत है पर उसका स्वभाव उसके पिता जैसा बिल्कुल नहीं है। वांगतियानी जहां एक नेक इंसान थे वहीं वांग हाओ थोड़ा लालची और कंजूस है। जोंगली ने सुमो को बताया कि कैसे वांग हाओ ने एक दिन का काम 3 दिन तक खींच दिया सिर्फ इसलिए ताकि वह स्कूल का महंगा और शानदार खाना मुफ्त में खा सके। प्रिंसिपल का दिल तो तब बैठ गया जब उन्होंने हिसाब लगाया कि वांग हाओ के एक दिन के खाने का खर्च 10,000 युवान आ रहा है और 3 दिन में वो प्रिंसिपल की लगभग 1 महीने की सैलरी चट कर चुका है। सुमो ये सुनकर हंसने लगे और बोले कि थोड़ी सी खामी होना इंसान को असली बनाता है। उन्होंने फैसला किया कि वे कल होने वाली स्कूल प्रतियोगिता को यहीं रुक कर देखेंगे। जब सुमो ने वांग हाओ के फार्मेसी लेवल के बारे में पूछा तो जोंगली ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। वांग हाओ आधिकारिक तौर पर लेवल 1 फार्मासिस्ट है लेकिन असलियत में वह लेवल 2 पार कर चुका है और लेवल 3 के करीब है। 17 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल करने वाले पूरे संघ में उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं। सुमो ये जानकर बेहद खुश हुए कि उन्होंने जिस हीरे को मिट्टी में छिपाया था वह अब चमकने के लिए तैयार है। मैदान में वांग हाओ अपनी आखिरी दावत का आनंद ले रहा था। राक्षस मांस खाकर उसे महसूस हो रहा था कि वह बिना मेहनत किए ही लेवल 6 पर पहुंचने वाला है। डकार लेते हुए उसने सोचा कि कल प्रतियोगिता है इसीलिए आज मूर्ति का काम खत्म करना ही होगा। इसी बीच सुमो के आने की खबर पूरी पृथ्वी के 99 स्कूलों के प्रिंसिपल्स तक पहुंच गई। सब के सब लालची कुत्ते की तरह 11वीं हाई स्कूल की तरफ भागे चले आए। वे सब चाहते थे कि सुमो उनके स्कूल की प्रतियोगिता देखें ताकि उनके छात्रों को तियानवे यूनिवर्सिटी में जगह मिल सके। जोंगली को उन पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि जब उनके स्कूल के छात्र 11वीं स्कूल को नीचा दिखाते थे तब किसी को भाईचारा याद नहीं आता था और आज सब एक परिवार बन रहे थे। शाम होते होते वांग हाओ ने छेनी हथौड़ा नीचे रखा और अपने पिता की भव्य मूर्ति को देखकर संतुष्टि से घर की ओर निकल गया। उसे आज रात खड़ी मेहनत करके अपनी कल्टीवेशन को अगले लेवल पर ले जाना था। उसके जाते ही सुमो वहां प्रकट हुए और मूर्ति को देखते हुए अपने पुराने दोस्त तियानी को याद किया। उन्होंने मन ही मन वादा किया कि अब वे वांग हाओ का मार्गदर्शन करेंगे और जब तक वे उसके साथ हैं कोई भी रईस या दुश्मन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। 11वीं हाई स्कूल का मैदान आज किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा था। चारों तरफ शोर था क्योंकि आज चैलेंज एरिना का मुकाबला था। नियम साफ थे, यहाँ से जीतने वाले टॉप 3 छात्र ही दुनिया के 100 बेहतरीन स्कूलों की रेस में शामिल होंगे और वहां से 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों का रास्ता खुलेगा। अखाड़े में 16 योद्धा उतरे जिनमें सबसे ऊपर मार्शल आर्ट्स लेवल 9 वाली शिया वेवई और लेजवान थी और सबसे नीचे हमारा वांग हाओ जिसने कल रात ही जैसे तैसे लेवल 6 पार किया था। जैसे ही वांग हाओ स्टेज पर चढ़ा लड़कियों की चीखों के बजाय गालियां गूंज उठीं। कोई चिल्ला रहा था वांग हाओ को मार डालो तो कोई उसे नीच कह रहा था। वीआईपी एरिया में बैठे सुमो ये देखकर हैरान थे कि उनके प्रिय शिष्य तियानी का बेटा पूरे स्कूल का दुश्मन कैसे बन गया। प्रिंसिपल जोंगली ने शर्मिंदगी के मारे जल्दी से मैच शुरू करने का इशारा किया। वांग हाओ का पहला मुकाबला हुआ लिंटिंग बाई से। लिन न केवल लेवल 8 का फाइटर था बल्कि शिया वेवई का अंधा आशिक भी था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वेवई की बेइज्जती का बदला वो वांग हाओ की हड्डियां तोड़ कर लेगा। मैच शुरू होते ही लिनबाई ने अपनी ताकत दिखाई। वो उछलकर 10 मीटर ऊंचा गया और नीचे पत्थर पर उसके पैरों के निशान छप गए। लड़कियां दीवानी होकर चिल्लाने लगीं। लिन ने चिल्लाकर कहा, वांग हाओ असली ताकत का एहसास करो, और उसने अपनी उंगली में पहनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग से बैंगनी बिजली की एक भयंकर किरण छोड़ी। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सबको लगा वांग हाओ अब गया, लेकिन तभी वांग हाओ ने अपनी लाइटनिंग पेस दिखाई। वो इतनी फुर्ती से वहां से हटा कि बिजली की किरण ने जमीन पर एक गहरा गड्ढा कर दिया, पर वांग हाओ को खरोच तक नहीं आई। वीआईपी एरिया में बैठे प्रिंसिपल्स अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक हाई स्कूल का बच्चा इतनी बेहतरीन चाल फुटवर्क कैसे चल सकता है। सुमो की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा यानी तुम्हारा बेटा वाकई असाधारण है। इधर वांग हाओ ने अपनी जान बचते ही रेफरी को टोक दिया। अरे रेफरी, ये तो चीटिंग है।
वो टेक्नोलॉजी वाले हथियार इस्तेमाल कर रहा है। रेफरी ने उसे झिड़कते हुए कहा, बकवास बंद करो, आजकल के जमाने में वैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल आम है। क्या तुम पुराने जमाने की तरह तलवारों से लड़ने की उम्मीद कर रहे थे? नीचे खड़े छात्रों ने वांग हाओ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई उसे गरीब कह रहा था जो करोड़ों की अंगूठी नहीं खरीद सकता, तो कोई उसे कायर। लड़कियां गपशप कर रही थी कि वांग हाओ दिखने में तो लिंटिंग बाई से भी ज्यादा हैंडसम है, पर दिल का एकदम काला है। पर कुछ लड़कियां उसकी बिजली जैसी रफ्तार देखकर उसकी फैन होने लगी थी। वांग हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। उसने समझ लिया कि यहाँ कायदे कानून से काम नहीं चलेगा, उसे अब अपने विलन अवतार में आना ही होगा। क्या वांग हाओ बिना किसी महंगे हथियार के उस बिजली छोड़ने वाली अंगूठी का सामना कर पाएगा? देखते रहिए, क्योंकि वांग हाओ के पास अभी 1000 जादुई हाथ का जलवा दिखाना बाकी है। वांग हाओ अखाड़े में एकदम दंग खड़ा था। क्या सच में जमाना इतना बदल गया है? उसके पिता ने तो सिखाया था कि द्वंद्व युद्ध यानी ड्यूल में तकनीकी हथियारों का इस्तेमाल करना कायरता है, लेकिन यहाँ तो सरेआम बिजली छोड़ने वाली अंगूठियां चल रही थी। चलो, अगर तुम लोग कहते हो कि ट्रेंड बदल गया है तो मैं भी ट्रेंड के हिसाब से ही चलूंगा, वांग हाओ ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह अंदर से बहुत गुस्से में था। अगर वह समय पर नहीं हटता तो लिंटिंग बाई के उस हमले से वह महीनों के लिए बिस्तर पर पड़ जाता, और आजकल अस्पताल का खर्चा कितना महंगा है वह अच्छी तरह जानता था। लिंटिंग बाई ने तिरस्कार के साथ कहा, चाहे तुम्हारा फुटवर्क कितना भी अच्छा हो, अखाड़े की जगह सीमित है। तुम मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के हमले से नहीं बच सकते। अगले ही पल लिन ने अपनी पूरी ताकत अपनी मुट्ठी में डाल दी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ उसकी मुट्ठी एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के प्रहार जितनी खतरनाक हो गई। छात्रों को लगा कि वांग हाओ डर के मारे जम गया है, पर वांग हाओ के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वीआईपी एरिया में बैठे सुमू बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह वांग हाओ की असली परीक्षा है। अगर उसमें लड़ने की चेतना यानी फाइटिंग स्पिरिट नहीं हुई तो वे उसे कभी मार्शल आर्ट्स के खतरनाक रास्ते पर नहीं भेजेंगे। लेकिन वांग हाओ ने जो किया उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने अपनी जेब से लाल रोशनी वाली 3 बोतलें निकाली। ये वही पोषण आर्चरी यानी जुनूनी तीरंदाजी नाम की दवा थी जिसे वह क्लास बंक करके बेचने वाला था। उसने मन ही मन सोचा, जब बिजली का इस्तेमाल करना जायज है तो मैं अपने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल क्यों ना करूं। उसने तीनों बोतलें लिंटिंग बाई के पैरों पर दे मारी। बूम! बोतलों के टूटते ही हवा में लाल धुंध फैल गई। अगले ही सेकंड लिंटिंग बाई का गोरा चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसके माथे की नसें उभर आई। दवा ने अपना काम कर दिया था। लिंटिंग बाई अब एक योद्धा नहीं बल्कि वासना से भरा एक पागल इंसान लग रहा था। नीचे बैठे छात्र चिल्लाने लगे, धिक्कार है, ये तो जोश जगाने वाली दवा है, कितना नीच आदमी है। लड़कियों ने तो चीखना शुरू कर दिया कि वांग हाओ ने उनकी देवी वेइवेई और मैंग मैंग को भी शायद इसी दवा से वश में किया होगा। पूरे स्कूल में वांग हाओ को कुत्ता और नंबर 1 का नीच कहा जाने लगा, लेकिन वांग हाओ को इन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके कानों में तो सिस्टम की मधुर आवाज आ रही थी। नीच हरकत के लिए बधाई, 3000 विलन पॉइंट्स, कुत्ता कहलाने पर 10 पॉइंट्स, बेशर्म कहलाने पर 10 पॉइंट्स। देखते ही देखते उसके पास कुल 1600 पॉइंट्स जमा हो गए। वो मन ही मन हंसने लगा, आज तो लॉटरी लग गई। रेफरी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, वांग हाओ तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। वांग हाओ ने मासूमियत से जवाब दिया, अरे सर, आपने ही तो कहा था कि समय बदल गया है। अगर बिजली की अंगूठी जायज है तो मेरा जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन क्यों नहीं? क्या आपको कोई एतराज है? रेफरी के पास कोई जवाब नहीं था। ऊपर से प्रिंसिपल ने भी मैसेज भेज दिया कि यह गैरकानूनी नहीं है। वांग हाओ ने माइक उठाया और पूरी सभा में ऐलान कर दिया, देवियों और सज्जनों, लिंटिंग बाई को इस वक्त एक महिला की सख्त जरूरत है। कोई आना चाहेगा? हालांकि लड़कियां वांग हाओ को गालियां दे रही थीं, पर कई चतुर छात्राएं लिन बाई की अमीरी और खूबसूरती को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि यही मौका है अमीर घर की बहू बनने का। अखाड़े में अब मुकाबला नहीं बल्कि एक तमाशा बन चुका था, और इस तमाशे का असली डायरेक्टर था विलन वांग हाओ। वीआईपी एरिया में बैठे सुमू अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें वांग हाओ का यह केमिकल अटैक बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्हें लगा कि वांग हाओ का दिमाग बहुत तेज है। वह युद्ध के दौरान घबराता नहीं और हर स्थिति का फायदा उठाना जानता है। प्रमुख कॉलेजों के अध्यक्ष भी अब समझ चुके थे कि वांग हाओ की टैलेंट उसके पिता से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। सुमू ने तो अब 100 स्कूलों की प्रतियोगिता देखने का मन भी बना लिया था, क्योंकि उन्हें वांग हाओ में अपना नया हीरा मिल गया था। उधर अखाड़े में तमाशा अभी बाकी था। लिंटिंग बाई की हालत दवा के असर से खराब हो रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। वांग हाओ ने मौके का फायदा उठाते हुए अखाड़े के किनारे से ऐलान किया, देवियों, क्योंकि लिंटिंग बाई अब लड़ने लायक नहीं बचा तो क्यों ना इसकी नीलामी की जाए। लड़कियां चिल्लाने लगी कि लिंटिंग बाई कोई सामान नहीं है जिसकी नीलामी हो। वांग हाओ ने मासूमियत से कंधा उचकाते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं उसे नॉकआउट करके बाहर फेंक देता हूँ। ये सुनते ही उन लड़कियों के होश उड़ गए जो लिंटिंग बाई के जरिए अमीर घर में घुसने का सपना देख रही थी। उन्होंने तुरंत वांग हाओ को रोक दिया। रेफरी ने गुस्से में वांग हाओ को डांटा कि यह नीलामी घर नहीं बल्कि प्रतियोगिता है, पर वांग हाओ ने पलटकर रेफरी को ही चुप करा दिया। आप सिर्फ जज हैं, विजेता चुनिए, मुझे मत सिखाइए कि क्या करना है। ताज्जुब की बात यह थी कि वहां मौजूद बाकी लड़के भी वांग हाओ का साथ देने लगे।
क्योंकि वे लिंटिंग बाई की अमीरी और खूबसूरती से छिड़ते थे। तभी भीड़ में से गूंजती हुई आवाज आई, मैं 1 लाख युवान दूंगी। सबने मुड़कर देखा तो वहां 300 किलो की गांव दमई खड़ी थी, जो चिप्स का पैकेट चबा रही थी। गांव दमई कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके पिता काओशुंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप के अध्यक्ष थे और मां सरकार की बड़ी सदस्य। पूरे पृथ्वी पर उसे उकसाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव दमई ने कहा कि उसके पिता उसकी शादी करना चाहते हैं, पर कोई उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए लिंटिंग बाई उसके लिए एकदम सही है। लिंटिंग बाई ने जैसे ही गांव दमई को देखा, उसकी बची कुची चेतना भी जवाब दे गई। वो कुछ बोलना चाहता था, पर वांगहाउ ने एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारी और उसे चुप करा दिया। साथ ही वांगहाउ ने मौका देखकर लिन की अंगुली से वह महंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग भी उतार ली। वांगहाउ ने मोल भाव करते हुए कहा, 1 लाख बहुत कम है, कम से कम 10 लाख लगेंगे। गांव दमई ने तुरंत हाँ कर दी और वांगहाउ को ऑफर भी दे दिया कि वह भी उसका आदमी बन सकता है। वांगहाउ ये सुनकर कांप उठा और मन ही मन बोला, नहीं भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है। वांगहाउ ने लिंटिंग बाई को लात मारकर गांव दमई की बाहों में फेंक दिया और रेफरी से अपना विजेता होने का ऐलान करवाया। रेफरी ने गुस्से में घोषणा की, विजेता है वांगहाउ, अब वह टॉप 8 में है। जैसे ही वांगहाउ अखाड़े से नीचे उतरा, सिस्टम की आवाज आई, इंसानों की तस्करी जैसी नीच हरकत के लिए बधाई। 10,000 विलन पॉइंट्स। वांगहाउ की खुशी की ठिकाना ही नहीं रहा। उसे पैसा मिला, करोड़ों की अंगूठी मिली और ढेर सारे विलेन पॉइंट्स भी। उसने मन ही मन खुद की तारीफ की कि उसने लिंटिंग बाई को एक सुरक्षित घर दिलाकर समाज सेवा की है। लड़कियां अपने टूटे हुए दिल के साथ वांगहाउ को कोस रही थीं। वांगहाउ ने वहां से खिसकना ही बेहतर समझा। दूर खड़े डीवाई आतंकवादी संगठन के शी रोंगान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसे पक्का यकीन हो गया कि वांगहाउ ही उनका अगला बड़ा विलेन बनेगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि ऊपर बैठा सुमू अब उस पर नजर रख रहा था। सुमू ने सोचा, ये आतंकवादी संगठन के चूहे यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यह वांगहाउ को फंसाने आए हैं? 11वीं हाई स्कूल में अब माहौल किसी शांत सभा का नहीं, बल्कि खौलते हुए ज्वालामुखी जैसा था। वांगहाउ ने लिंटिंग बाई के साथ जो किया, उसकी चर्चा स्कूल के हर कोने में थी। छात्र इस बात से दंग थे कि एक लेवल 6 का बंदा लेवल 8 के रक्षक को इतनी बुरी तरह कैसे हरा सकता है। लेकिन जब हार का तरीका पता चला तो सबकी रूह कांप गई। वांगहाउ ने न केवल जुनून की दवा जैसा घटिया तरीका अपनाया, बल्कि लिन की 10 मिलियन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग भी लूट ली और उसे 10 लाख युवान में गांव दमई को बेच दिया। छात्रों का मानना था कि यह सिर्फ धूर्तता नहीं, बल्कि साक्षात शैतानी है। लिंटिंग बाई का करियर और जीवन दोनों एक ही झटके में तबाह हो गए थे, क्योंकि गांव परिवार से उसे वापस छुड़ाना नामुमकिन था। इधर वांगहाउ अपनी लूटी हुई अंगूठी को चेक कर रहा था। धत, ये तो बस लेवल 1 का हथियार है, मुझे लगा था कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है, उसने निराश होकर कहा। हालांकि अंतरतारकीय संघ इंटरस्टेलर यूनियन में हथियारों के 6 स्तर होते हैं और ये अंगूठी मार्शल आर्ट मास्टर को लकवा मारने के काम तो आ ही सकती थी। उसने अंगूठी पहनी और अगले राउंड के लिए अखाड़े की तरफ बढ़ गया। अखाड़े पर पहुंचते ही उसे गालियों और नफरत का सामना करना पड़ा। लड़कियां रो रो कर झाऊ शनवेन से मिन्नतें कर रही थीं। झाऊ शनवेन, इस शैतान को मार डालो, इसने हमारे लीन बाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। झाऊ शनवेन, जो कि एक हट्टा कट्टा लेवल 8 का फाइटर था, वांगहाउ को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। वीआईपी एरिया में सुमू ने अपना माथा पकड़ लिया। वांगहाउ की मुसीबत खड़ी करने की क्षमता उसके पिता से बिल्कुल उलट थी। प्रिंसिपल जोंगली तो शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वांगहाउ ऐसे ही विलेन वाली हरकतें करता रहा तो स्कूल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अखाड़े के अंदर वांगहाउ ने झाऊ शनवेन को देखा। उसे याद आया कि यह वही गुंडा है जो उस बदकिस्मत लड़के, जिसके शरीर में अब वांगहाउ है, को डरा धमकाकर मुफ्त में दवाइयां लेता था। चलो आज पुराना हिसाब चुकता करते हैं। बुराई का नाश और अच्छाई का विकास, वांगहाउ ने अपनी विलन वाली मुस्कान के साथ सोचा। रेफरी का चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही उसने मैच शुरू करने के लिए मुंह खोला, वांगहाउ ने उसे रोक दिया। जज साहब, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, ये बदला लेने की नीयत से आया है। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है। रेफरी ने झिड़कते हुए कहा, मेरा काम सिर्फ जीत हार तय करना है, तुम्हारी सुरक्षा का नहीं शुरू करो। वांगहाउ ने आह भरी और झाऊ शनवेन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। झाऊ शनवेन उसे चींटी समझकर अनदेखा कर रहा था। 1 मिनट रुको, वहां देखो, वो लड़की बिना कपड़ों के खड़ी है। वांगहाउ अचानक झाऊ शनवेन के पीछे इशारा करते हुए चिल्लाया, कहां नग्न सुंदरी कहां है? जैसे ही झाऊ शनवेन और रेफरी समेत आधे छात्रों ने उस तरफ गर्दन घुमाई, अखाड़े में एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आह! सबने मुड़कर देखा तो झाऊ शनवेन का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह जमीन पर तड़प रहा था। वांगहाउ ने उसके अंडकोशों पर एक भयंकर किक मारी थी। झाऊ शनवेन अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर दर्द से दोहरा हो रहा था। वांगहाउ आराम से रेफरी के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से बोला, रेफरी साहब, आपने ही तो कहा था कि आप सिर्फ जीत हार के लिए जिम्मेदार हैं। अब जीत आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि यह मामला आपके बस का है। रेफरी का खून खौल उठा। इस बेशर्म लड़के ने न केवल झाऊ शनवेन पर छुपकर हमला किया, बल्कि रेफरी के ही शब्दों का इस्तेमाल करके उसे नीचा दिखा गया। रेफरी ने कसम खाई कि वह इस कमीने से दोबारा बात नहीं करेगा। तभी सिस्टम की आवाज आई, छुपकर प्राइवेट पार्ट पर हमला करने के लिए बधाई।
5000 विलन पॉइंट्स। रेफरी को नीचा दिखाने के लिए 2000 विलन पॉइंट्स। वांग हाओ अब टॉप 4 में पहुंच चुका था। उसका अगला मुकाबला और भी खतरनाक होने वाला था, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके पास पॉइंट्स थे, तकनीक थी और सबसे बढ़कर बेशर्मी की कोई सीमा नहीं थी। एंड इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। एंड तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं या नहीं। एंड हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मतलब सब्सक्राइब तो जरूरी है यार, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफी करीब है, तो सब्सक्राइब तो ही कर देना। एंड मिलते हैं तुम लोगों से एक और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।